काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से रिजल्टपुर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो जीव विज्ञान है उसका चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैप्टर में, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, आप लोग 150 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अलावा ये जो प्रश्न है, यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, इसमें जो प्रक्रम आते हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये जो 4 प्रक्रम है, तो इन सबको एक साथ क्लियर करने वाले हैं। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो मन में टॉपर बनने का सपना हो तो वीडियो जरूर देखें, और नहीं देखना हो तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है आप लोग 360 पी वीडियो क्वालिटी बना लीजिएगा, उससे कम में मज़ा नहीं आता। उससे ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा जो है, बिना किसी बात किए हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। यार बच्चों, प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो वृक्क होता है किससे संबंधित होता है? वृक्क माने किडनी। प्यारे बच्चों, वृक्क का मतलब क्या होता है? वृक्क का मतलब होता है किडनी। तो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए है पोषण, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन और डी है परिवहन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यह जो है वृक्क जो होता है, किडनी होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है, वह मूत्र को छानता है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं बोल दूं कि वीडियो जो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अगर आप नाच गाना देखने वाले हैं, रील्स देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो छोड़कर चले जाएं। और नहीं देखने वाले हैं, भविष्य के प्रति सचेत है, तो आपका स्वागत है रिजल्टपुर में एक बार फिर से। 10वीं कक्षा के बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्रश्न नंबर 2 पर सीधे आते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम है वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, 2012 में 2018 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है जल का वहन के लिए, ऑप्शन बी है भोजन के वहन के लिए, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का वहन के लिए। पहले बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल का वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जिस ऑप्शन को मैं घेर रहा हूँ समझ लीजिएगा वह सही जवाब है। बाकी टिक वाला गलत मत समझिएगा, कैसे टिक लग गया तो सही है। ऑप्शन ए सही है इसको, क्योंकि मैंने घेर दिया है, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए प्यारे बच्चों कौन सा आवश्यक है? चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। स्वपोषी पोषण के लिए सभी जरूरी है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी पौधा को चाहिए होता है, क्लोरोफिल पत्ता में होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू हो जाती है या फिर अमाशय से शुरू होती है? ऑप्शन सी है छोटी आंत से शुरू होती है, ऑप्शन डी है बड़ी आंत से। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? मुंह से ही सब शुरू हो जाती है पाचन की क्रिया। प्यारे बच्चों, मुंह से शुरू हो जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इतना जो 150 में ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूं, और इसमें से आप अगर कंप्लीट 150 को कर दीजिएगा तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि इससे अलावा कहीं से प्रश्न पूछता नहीं है। तो टॉपर बनने के लिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा देखना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सीरा, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है मध्य सीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो रंध्र होता है। रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वह गैसों का आदान प्रदान करता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को देता है, उसको रंध्र कहते हैं, और उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 2018 में पूछा गया है। स्लाइड को जो
जो सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है, तो स्लाइड को सबसे पहले कितना पर देखा जाता है? 5 गुना पर। बहुत लोग इसको 5x बोलते हैं, वास्तव में 5x का मतलब 5 गुना जूम, फिर 10x का मतलब 10 गुना जूम, है ना। तो या फिर 10x पर, या फिर 25x पर, या फिर 45x पर। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10x पर ही इसको देखा जाता है, स्लाइड को सबसे पहले माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? जब रक्त जो है घायल होने पर गिरने लगता है तो कौन ऐसा चीज है जिसको उसका थक्का बना देता है? ऑप्शन जो है ए है लाल रक्त कोशिकाएं, बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या बिंबाणु। इसका 3 नाम मैं आपको बता रहा हूं, और ऑप्शन डी है लसिका। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, आपकी परीक्षा में जो साइंस का एग्जाम आप देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव किसी चैप्टर से होता है तो इसी चैप्टर से होता है। इसीलिए मैं इसका खूब सारा जितना क्वेश्चन आ सकता है अनुमानित तो उतना मैंने दे दिया है। फिर से हम अगले प्रश्न पर जाते हैं कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है फेफड़े द्वारा, ऑप्शन बी है निलय द्वारा, ऑप्शन सी है आलिंदों द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निलय के द्वारा जो है फेफड़ा जो रक्त है उसको शरीर में पंप किया जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी है गल्गी कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट में। मेरे बच्चों, ये जो प्रश्न है 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा भी है, तो इसका जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एनर्जी करेंसी जो है कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में किस चीज को जाना जाता है? ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी है एटीपी, और ऑप्शन सी है डीटीपी, और ऑप्शन डी है पीडीपी। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एटीपी। तो इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का एडिनोसाइन फॉस्फेट होता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि तो इनमें से कौन सा एंजाइम पेप्टोन एवं पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है? कौन सा एंजाइम पेप्टोन एवं पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है? ऑप्शन ए है पेप्टाइडेज, ऑप्शन बी है माल्टेज, ऑप्शन सी है लैक्टेज, और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेप्टाइडेज। अब अगला प्रश्न है, इसको आप देखिएगा, ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब क्या होगा? यह हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? जंतु हार्मोन है? नहीं, ये पादप हार्मोन है ऑक्सीन, और वृद्धि हार्मोन है प्यारे बच्चों। फिर अगला प्रश्न है, द्विखंडन किस में होता है? ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है पैरामीशियम में, ऑप्शन सी है लिस्मेनिया में, और डी है इनमें से सब में। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्विखंडन होता है अमीबा में। 2013 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मैं सारा का सारा प्रश्न बोर्ड मॉडल आपको दे रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए है YBA, ऑप्शन बी है OYBA, ऑप्शन सी में YBA और OYBA, अर्थात ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल YBA श्वसन में बनता है। और अगर ऐसा आप लोग समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, ये गलत है। तो सही जवाब होगा OYBA में बनता है इथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
तो बहुत ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको जो है चकमा दिया जाता है, इसलिए मैंने भी आपको देने का प्रयत्न किया, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टिक बना के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता और डी है आहार श्रृंखला। प्यारे बच्चों, ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो हरे पौधे उत्पादक कहे जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किस चीज़ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? जो पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो उनमें से किस चीज़ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? ऑप्शन जरा देख लिया जाए। ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी है डिक्टियोजोम से। प्यारे बच्चों, 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल से निकलता है। प्यारे बच्चों, जल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है, और वही जल को जब पौधा ग्रहण करता है तो उसमें जो श्वसन होता है, और तो वह जो है वो क्या करता है, उसका अपघटन करके उसमें से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि पौधा जो है CO2 लेता है, गैस, तो CO2 भोजन बनाने के लिए लेता है, लेकिन उस CO2 में से O2 नहीं निकलता है, H2O में से O जो है O2 निकलता है। फिर अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी है हृदय के स्पंदन के लिए, सी है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, और डी है इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इस सभी काम के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क से ही व्यक्ति सोचता है, हृदय स्पंदन होता है, शरीर का संतुलन बना रहता है। फिर से अगला प्रश्न पर आते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, या फिर लाल रक्त कण में, या फिर बर्नी लौक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। प्यारे बच्चों, 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? ऑप्शन दे जरा देख लीजिए। ऑप्शन ए पौधों में, ऑप्शन बी कवक में, सी कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, और डी है ए और सी दोनों में। प्यारे बच्चों, तो 19 का सही जवाब क्या होगा? एक चकमा वाला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा डी, ए और सी दोनों में। इसका मतलब समझ लीजिए कि पौधा में तो स्वपोषी पोषण होता ही है, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है, अर्थात वे पौधे नहीं होते हैं, जीव ही होते हैं, जंतु ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो है स्वपोषी पोषण होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको यूग्लिना का नाम रख रहा हूँ। यूग्लिना जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, एक कोशिकीय जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है। तो काश ये शक्ति हम लोगों में रहती तो हमें खाना खाने की जरूरत ही नहीं रहती। जो है कोई मिल गया कि जादू जैसे धूप में खड़े होकर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन ये होता है यूग्लिना में, जो कि प्रोकैरियोट्स है। अब अगला प्रश्न है, ये जो है फंसाने वाला क्वेश्चन था। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? प्यारे बच्चों, 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ए है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, बी है 305 किलो जूल प्रति मोल, और सी है 3.5 किलो जूल प्रति मोल, और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, या फिर ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, या फिर ऑप्शन सी अपघटन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आप लोग तो जानते हैं कि जो जंतु होते हैं, हम लोग जैसे, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वे जब भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो हमारा जो छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रम में वे ऑक्सीजन को देते हैं, अर्थात वे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहे हैं। इस तरह प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत ही VBI, इसी से समझिए 2019-2021 में पूछा गया है फर्स्ट सेटिंग में। तो ये ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही
जवाब होगा। तो बयालिंद, दयालिंद, बयानिलय, दयानिलय, 4 गो कोष्ठ होते हैं और इसका नाम भी मैं आपको बता दिया हूँ। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना। तो प्यारे बच्चों, हृदय में संकुंचन भी होता है, प्रकुंचन भी होता है। तो जो प्रकुंचन दाब है, ऑप्शन ए क्या है 120 mm Hg, 150 mm Hd, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है 90 mm Hg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर बच्चों इसका सही जवाब होगा 120 mm Hg। आपको पता है रक्त दाब का माप 120/80 होता है, तो ये प्रकुंचन बटा अनुकुंचन होता है। तो अगला प्रश्न है कि यकृत माने लीवर से निम्न में कौन सा रस निकलता है। ऑप्शन ए लार रस, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी पित्त रस, ऑप्शन डी आंत्र रस। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पित्त रस निकलता है यकृत से। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन ए है एमिनो अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है ग्लूकोज और डी है सुक्रोज। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है इसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर आते हैं डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कही जाती है। डायलिसिस मशीन जो होता है वह जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो गया रहता है उसके ब्लड से जो है मूत्र को छानता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस, बी है डाइलाइसेट, ऑप्शन सी है सेलोफेन और डी है डायलाइजर। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हीमोडायलिसिस कहते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। फिर बच्चों इसका सही जवाब होगा डी, तो एल्ब्यूमिन जो है उपस्थित नहीं रहता है। ये वास्तव में ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है यह किस चीज़ की प्रक्रिया होती है, तो मूत्र को छानने की प्रक्रिया होती है। तो मूत्र छानते समय कौन चीज़ उपस्थित नहीं रहता है उसमें, तो एल्ब्यूमिन उपस्थित नहीं रहता है। अगला प्रश्न है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है श्वसन, बी है उत्सर्जन, सी है पोषण, डी है परिवहन। पहले बच्चों इसका जवाब होगा उत्सर्जन। तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निष्कासन करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, वृक्क की माना किडनी की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रांतस्थ भाग, बी है अंतस्थ भाग, सी है हाइलम, डी है हेनेले का चाप। प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा सी, हाइलम। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन ए है यूरिक अम्ल, बी है अमोनिया, सी है यूरिया, डी है इनमें से सभी। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से आपको यूरिक अम्ल भी बनता है, अमोनिया भी बनता है और यूरिया भी बनता है। फिर अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए फेफड़ा से, बी यकृत से, सी श्वास नालिका से, डी वृक्क से। आपको तो पता है हमारे शरीर में यूरिया होता है, खास तौर पर यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हमारे मूत्र में पाया जाता है। तो ये शरीर में कहाँ से आता है यूरिया, तो ऑप्शन जो है बी सही जवाब होगा, यकृत माने लीवर से आता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क जो किडनी किस में आता है, उत्सर्जन में आएगा कि श्वसन में आएगा कि पोषण में आएगा कि परिवहन। अरे बच्चों किडनी से मूत्र को छाना जाता है तो ये उत्सर्जन का हिस्सा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। माने रेजिन पौधे का उत्सर्जी
जो है पदार्थ, जो टेनिन का नाम सुने होंगे, रेजिन का नाम, जैसे गोंद हो गया, तेल हो गया, ये सब पौधा का उत्सर्जी पदार्थ जो होता है। तो रेजिन उनमें से किस पौधा में पाया जाता है, किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन ए है बबूल, बी है कनेर, सी है पीपल और डी है चीड़। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा चीड़, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है? प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है माल्टेज, बी है इरेप्सिन, डी है इन्वर्टेज और डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा सी इन्वर्टेज। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है और फ्रुक्टोज में बदल देता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है? खूब सारा एंजाइम का नाम आप लोगों को जानना पड़ेगा। ऑप्शन ए है माल्टेज, बी है लैक्टेज, सी है पेप्टाइडेज, डी में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो हमारा जो त्वचा है वह उत्सर्जी अंग है। किस ग्रंथि के कारण, इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो स्वेद ग्रंथि, ऑप्शन है बी है दुग्ध ग्रंथि, सी है श्लेष्म और डी है स्नेह। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा स्वेद ग्रंथि, इसी के चलते हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं 37 नंबर प्रश्न पर, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है किससे होता है? ऑप्शन ए है वृक्क, बी है त्वचा, सी है फेफड़ा और डी है यकृत। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा फेफड़ा। प्यारे बच्चों हम फेफड़ा से ही श्वसन करते हैं और श्वसन में ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना भी आता है और ऑक्सीजन को लेना भी आता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑप्शन ए है यूरिक अम्ल, बी है अमीनो अम्ल, सी है ऑक्सीजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? प्यारे बच्चों ये इस पाठ का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है एंजाइम, बी है रसायन, सी है प्लाज्मा, डी है रसायन अनुवर्तन। प्यारे बच्चों तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रसायन अनुवर्तन। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है कि सजीव में निम्न में से कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण और जनन। प्यारे बच्चों तो मनुष्य जो होता है या फिर कोई भी सजीव होता है इनमें से तीनों पाए जाते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन ए है कूटपाद द्वारा, बी है कोशिका सतह द्वारा, सी है लाइसोसोम द्वार के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। फिर बच्चों इसका सही जवाब होगा कूटपाद के द्वारा। अब अगर आप लोग वीडियो देखते देखते यहाँ पर आए हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और मानता हूँ कि आप मेहनती हैं। आप नाच गाना वीडियो नहीं देखेंगे, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और अगर आपको वीडियो देखना ही है तो एजुकेशनल वीडियो देखिए। देखिए प्यारे बच्चों मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाता है। रात को 11:30 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इससे मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि वो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कितनी होती है? तो बेसिकली यह प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मांसाहारी जो जंतु है उनकी छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है कि ज़्यादा होती है? आप लोग समझिए। तो ऑप्शन ए है कम होती है, बी होती है अधिक होती है, सी में है एक समान होती है, डी में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई कम होती है और शाकाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। तो इसमें किस क्या पूछ रहा है? मांसाहारी जंतु की लंबाई तो क्या होती है? शाकाहारी जंतुओं से कम होती है। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि वे जब घास खाते हैं तो उसको पाचन बड़ा ही कठिन है, क्योंकि जो घास होता है तो घास जो होता है पादप,
तो उसका जो कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर एक और होता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति में जो रसायन होते हैं उनको पचाना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसको पचाना आसान होता है। इसलिए मांसाहारी जंतु जो होते हैं उनके जो पाचन की लंबाई होती है वह कम होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज नहीं पचाना होता है। और जो घास होता है, जो घास खाने वाले जीव हैं, वो घास खाते हैं तो घास में मिलता है सेलुलोज, उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसकी लंबाई अधिक होती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अपघटक है? ऑप्शन ए शैवाल, बी गोलकृमि, सी है बैक्टीरिया, डी है अमरवेल। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया अपघटक होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें आप कंफ्यूज पक्का हो जाइएगा। ऑप्शन ए है श्वसन, बी है श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी है निश्वसन, ऑप्शन डी निःश्वसन। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा बी, श्वासोच्छ्वास। और फिर आते हैं, या फिर श्वास उच्छ्वास, ऐसे आसानी से बोल लीजिए तोड़ के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो जो प्लाज्मा हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्तकण। तो प्यारे बच्चों, रक्तकण में लाल रक्तकण, श्वेत कण, रक्तकण और पट्टिकाणु होता है, लेकिन जो प्लाज्मा होता है, अगर उसमें से हमारे रक्त में से प्लाज्मा को निकाल दिया जाए, जो द्रव बनेगा उस द्रव को कहते हैं सीरम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, तो इसको बिना ऑप्शन बनाए सही मार दीजिएगा। और डॉक्टर लोग जितना भी टेस्ट करते हैं इसी सीरम पर करते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, जो हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कौन चीज रहता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी है पाइरूवेट और डी है नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। हम छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ऑप्शन ए है थ्रोम्बिन, बी हीमोग्लोबिन, सी है थ्रोम्बोप्लास्टिन, डी है फाइब्रिन। प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारा रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? प्रकाश संश्लेषण। अब अच्छा, एक चीज खूब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग चकमा खा जाने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग और अंगक में अंतर होता है। अंग का एक भाग जो होता है उसको अंग कहते हैं। तो किस अंग से प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए तना, बी पत्ती, सी क्लोरोप्लास्ट, डी जड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पत्ती। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जरूर कहिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है ये भी तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो होता है, लेकिन यह पत्ती में पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। तो ये अंगक है, ना कि अंग है, इस बात को नोटिस करके रखिएगा। फिर जल का अवशोषण एवं अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ होता है? जो जल का अवशोषण, हम लोग का जो पाचन तंत्र है, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन समाप्त कहाँ होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, बी है आमाशय, सी है छोटी आंत, डी है यकृत। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा बड़ी आंत। फिर आते हैं, अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि भोजन पहले जो है मुख के बाद तो आमाशय में पहुंचता है, आमाशय के बाद कहाँ पहुंचता होगा? छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? तो लोगों को लगता है बड़ी आंत में पहले पहुंचता होगा, छोटी आंत में बाद में। ये बिल्कुल गलत बात है। छोटी आंत में पहले पहुंचता है, और छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से लंबी होती है। छोटी आंत, बड़ी आंत इसलिए कही जाती है, उसकी लंबाई कम होती है, लेकिन वो मोटा होता है छोटी आंत के मुकाबले। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन ए है मुख गुहा का, बी है आमाशय का, सी है छोटी आंत का, डी है बड़ी आंत का। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छोटी आंत का। फिर अगला प्रश्न है कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है? तो हरे पौधों में जो पोषण की विधि है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है प्राणी समयोजी पोषण, बी है पर पोषण, सी है स्वपोषण, और डी इनमें से कोई नहीं। फिर बच्चों, इसका सही जवाब होगा यही ऑप्शन सी स्वपोषण। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर
अमीबा है। अमीबा क्या है? ऑप्शन ए है स्वपोषी, बी है मृतजीवी, सी है प्राणी संभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राणी संभोजी है अमीबा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए माल्टेज, बी है इरेप्सिन, सी है एमाइलेज और डी है लाइपेज। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एमाइलेज पाया जाता है। लार एमाइलेज एंजाइम जो होता है लार में पाया जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, बी है टाइलिन, सी है एमाइलेज और डी है लाइपेज। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? डी लाइपेज। वसा का पाचन जो होता है लाइपेज के द्वारा होता है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बहुत वीवीआई प्रश्न है और ये 2022 में पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में। ऑप्शन ए है हाइड्रा, बी है स्टारफिश, सी है कॉकरोच और डी है पाइला। प्यारे बच्चों जो कॉकरोच होता है भोजपुरी में उसको तेलचट्टा कहते हैं। यही एक ऐसा जीव है जो बड़ी बड़े हीरोइनों को भी डरा देता है। तो इसमें ट्रैकिया जो है वह श्वसन अंग होता है। तो इसके कॉकरोच के श्वसन कीट जो होता है कीड़े होते हैं उनके जो श्वसन अंग होते हैं उनको ट्रैकिया कहते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का जम जाता है? ऑप्शन ए है टाइलिन, बी है रेनिन, सी है पेप्सिन और डी है एमाइलेज। प्यारे बच्चों सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेनिन। आप लोग सोचिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से पहले जो माँ का दूध या ज़्यादातर दूध ही पीते हैं उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है। बड़े होने पर यह एंजाइम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह जो पाचक रस है इसलिए जो बच्चे दूध पीते हैं वह जो है थक्का जमा देता है। कभी कभी आप लोग नोटिस कीजिएगा जो छोटा बच्चा है दूध ज़्यादा पी लेने के बाद कुछ देर के बाद जब उल्टी करता है तो वह दूध कैसे ढेला ढेला जैसा जो है गिरना शुरू हो जाता है। आप लोग नोटिस कीजिएगा तो वह रेनिंग के कारण होता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट एक बार में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? ऑप्शन ए 120 बार, बी है 72 बार, सी है 200 बार, डी है 500 बार। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 72 बार धड़कता है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर छानता है। प्यारे बच्चों खूब समझिएगा, रुधिर माने खून। तो हमारे शरीर में ब्लड को, रुधिर को या खून को कैसे कौन छानता है? कहाँ छानता है? वो फेफड़ा में छानता है। ऑप्शन ए है, बी है बोमेन संपुट में, सी है कुंडली नालिका में, डी है मूत्रवाहिनी में। आप लोग तो पक्का जानते होंगे कि हमारा ब्लड किस में छाना जाता है? तो वृक्क यानी कि किडनी में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी, क्योंकि बोमेन संपुट जो होता है वह किडनी के अंदर रहता है, वह रक्त छानता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्यारे बच्चों गुर्दा किडनी को ही कहते हैं या वृक्क भी उसको कहते हैं। तो उसकी जो इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। और इसमें कितने नेफ्रॉन होते हैं एक गुर्दा में? यानी कि गुर्दा किडनी नेफ्रॉन से ही मिलकर बना होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा बी, लगभग 12 लाख होते हैं। तो क्योंकि ये सबको नोटिस ऑप्शन मैं क्यों नहीं दिया हूँ, बोला इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सबको यह नोटिस में नहीं रहता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता दिया हूँ, याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप के जो अपशिष्ट होते हैं, हम लोग तो अपना अपशिष्ट समय समय पर निकालते रहते हैं, लेकिन पादप के अपशिष्ट किसमें संचित रहते हैं? पत्ता में संचित रहते हैं या फिर छाल में या फिर कोशिकीय रिक्तिकाओं में या इन सभी में? प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पादप में जो अपशिष्ट होते हैं वो सभी में संचित रहते हैं, पत्तियों में भी संचित हो जाते हैं। इसीलिए ना साल में एक बार जो है पौधे में पत्ता गिरना शुरू हो जाता है, पतझड़ होना शुरू हो जाता है, तो उसका सारा अपशिष्ट खत्म हो जाता है। फिर छाल में भी जमा हो जाता है जो मृत कोशिका बन जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी यकृत, सी अग्नाशय और डी है वृक्क। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होता है यह उत्सर्जी अंग नहीं है। तो फिर आप सोचिएगा तो इसमें उत्सर्जी अंग कौन कौन है? फेफड़ा है, यकृत है और वृक्क है। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न पर कि हृदय मुख्य अंग है। हृदय किस चीज़ का मुख्य अंग है? परिवहन तंत्र का या उत्सर्जन तंत्र का या श्वसन तंत्र का या फिर पोषण का? प्यारे बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, यह परिवहन तंत्र का एक अंग है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर,
श्वसन क्रिया के तत्पश्चात कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है। जो श्वसन क्रिया होती है उसके बाद कितना ऊर्जा जो है उसका बहिष्करण होता है। ऑप्शन ए है 2830 किलो जूल, बी है 2000 किलो जूल, सी है 1830 किलो जूल और डी है 1500 किलो जूल। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2830 किलो जूल। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि पौधों में वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया, यानी कि जो पौधे होते हैं वो जल को वाष्प के रूप में जो निकालते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उत्सर्जन, बी है परासरण, सी है विसरण और डी है वाष्पोत्सर्जन। प्यारे बच्चों इसका डी सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, वाष्पोत्सर्जन एक डैश है। ऑप्शन ए क्या है, शारीरिक प्रक्रिया, बी है पारिस्थितिक प्रक्रिया, सी है रासायनिक प्रक्रिया और डी है भौतिक प्रक्रिया। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, भौतिक प्रक्रिया है, अर्थात जल जल ही रहता है, पौधा से निकल जाता है बाहरी वायुमंडल में आ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया में कोई चीज़ जो है अपना गुण बदल लेता है, जैसे कि कागज़ को जलाइएगा तो राख बन जाएगा, पुनः कागज़ नहीं बनेगा, लेकिन भाप को ठंडा कीजिएगा तो जरूर जो है जल जरूर बन जाएगा फिर से। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए रसारोहण, बी है परासरण, सी है परिवहन, डी है चूषण। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा कि पौधे में जो भोजन होता है वह एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है, चाहे भोजन या फिर पानी, उसको बोलते हैं परिवहन। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दिया हूँ कि जो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। कहीं आए प्रश्न तो जरूर बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है कितना। ऑप्शन ए है 120/80, बी है 80/120, सी है 120/180, डी है 100/180। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ए 120/80। फिर है कि ऑप्शन अगला प्रश्न की वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए है ग्लेमेरुलस, बी है बोमेन संपुट, सी है मूत्रवाहिनी, डी है नेफ्रॉन। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जिस प्रकार जंतुओं के या फिर जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक उसी प्रकार वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बोमेन संपुट एवं ग्लेमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वृक्क शंकु, बी है हेनले का चाप, सी है नेफ्रॉन और डी है मेलपिगियन कोष। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन डी मेलपिगियन कोष कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है ए 20 mg, बी है 30 mg, सी है 40 mg और डी है 50 mg। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 30 mg। 100 ml रक्त में 30 mg यूरिया होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 4 मिलियन, बी है 2 मिलियन, सी है 1 मिलियन और डी है 8 मिलियन। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। तो प्रत्येक वृक्क में नलिकाओं की संख्या 1 मिलियन होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ कौन है। ऑप्शन ए गोंद, बी है टेनिन, सी है रेजिन, डी इनमें से सभी। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल का स्त्राव करती है। ऑप्शन है भित्तीय कोशिका, बी है जाइमोजिन कोशिका, सी है म्यूकस कोशिका, डी इनमें से सभी। आपको तो पता ही होगा, आप लोग जानते हैं कि जठर ग्रंथि जो होती है उसे HCl अम्ल का स्त्राव होता है, लेकिन कहाँ से, तो उसकी भित्ति से, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा भित्तीय कोशिका। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि छोटी आंत के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है पित्त रस, बी है अग्नाशयी रस और सी है आंत्र रस और डी है इनमें से
सभी। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी होती है। तो छोटी आंत में जो भोजन की पाचन होती है उसमें पित्त रस की भी भूमिका है, अग्नाशयी रस की भी भूमिका है और आंत्र रस की भी भूमिका है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतर ग्रहण, बी है परपोषण, सी है पोषण और डी है स्वपोषण। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी पोषण कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग अपनी वृद्धि और जनन के लिए करते हैं तो उसको कहते हैं पोषण। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि आमाशय में भोजन को गाढ़े लेई की तरह से के स्वरूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काइम, बी है चाइल, सी है पीत और डी है सक्कस एंटेरिकस। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए काइम कहते हैं। आपको पता है जब हम भोजन करते हैं तो वह सीधे मुख से कहाँ जाता है? आमाशय से, और आमाशय से उसका जो पाचन होता है तो वह चाइल की तरह गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है और छोटी आंत में जाता है। फिर छोटी आंत में एकदम जो है नहीं सॉरी, यहाँ पर जो भोजन होता है आमाशय के गाढ़े लेई की तरह जो है काइम की तरह जाता है, उसको बोलते हैं गाढ़ा लेई को काइम कहते हैं। और फिर काइम जो होता है जब छोटी आंत में जाता है तो वह क्या हो जाता है? तो वह हो जाता है एकदम पानी की तरह जिसको चाइल कहते हैं। आया समझ में? फिर अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा के रक्त को क्या कहते हैं? जो कॉकरोच होता है उसके रक्त को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हीमोलिम्फ, बी है हीमोग्लोबिन, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों तिलचट्टा के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसका इसलिए उसका ब्लड लाल नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कौन सा सम्मोहन उत्तक है? एपिडर्मिस, बी है फ्लोएम, सी है जाइलम, डी है बी और सी दोनों। प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि जो जाइलम है और फ्लोएम दोनों संवहन उत्तक है, एक जल का परिवहन करता है एक भोजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है तिलचट्टे के रक्त को क्या कहते हैं? भाई वही हीमोलिम्फ कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कौन सा संवहन उत्तक है? 2021 में पूछा है एपिडर्मिस या फिर फ्लोएम या फिर जाइलम या फिर इनमें से दोनों। प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको मैं बताया हूँ दोनों होगा। फिर अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि 2011 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा था। तो ऑप्शन ए अग्नाशय, बी अंडाशय, सी एड्रिनल और डी यकृत। यानी लीवर जो होता है प्यारे बच्चों लगभग 1.5 kg का होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। फिर आता है अगले प्रश्न पर अक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पत्तियों में पाई जाती है अक्षी कोशिकाएं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि कुपिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल वास्तविक रूप से बढ़कर कितने वर्ग का हो जाता है? जो हमारा फेफड़ा है उसका क्षेत्रफल बढ़कर वास्तविक रूप से देखा जाए क्योंकि इसमें तो कुपिकाएं हैं तो कितने वर्ग मीटर का हो जाएगा? ऑप्शन ए 80 वर्ग मीटर, बी 180 वर्ग मीटर, सी है 100 वर्ग मीटर और डी है 380 वर्ग मीटर। प्यारे बच्चों तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 80 वर्ग मीटर जितना हो जाएगा। 80 वर्ग मीटर प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। कोई अगर कमरा हो, रूम 10 फीट लंबा हो, 8 फीट चौड़ा हो तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 80 वर्ग मीटर हुआ तो 80 वर्ग फीट हुआ। लेकिन कोई कमरा हो 10 मीटर लंबा हो और 80 मीटर चौड़ा हो, 8 मीटर चौड़ा हो, 10 मीटर लंबा हो और 8 मीटर चौड़ा हो तो क्या होगा? तो 80 वर्ग मीटर हो जाएगा। इतना दूर जो है फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल है वास्तविक रूप से। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन ए पत्ती, बी है हरित लवक, सी है ग्राना और डी है स्ट्रोमा। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो जो प्रकाश संश्लेषी अंगक, अंग नहीं कह रहा है, अंगक, प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है वो पत्ती होता है, लेकिन पत्ती के भीतर का जो अंग होता है वो हरित लवक होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? जो हम सांस लेते हैं तो किस गैस को ग्रहण करते हैं?
ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों इस ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सब कोई जानता है इतना। फिर अगला प्रश्न है क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी इकाई, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषी अंग या फिर प्रकाश संश्लेषी अंगक, ऑप्शन सी डी इनमें से। प्यारे बच्चों क्लोरोफिल अणु को क्या कहेंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी इकाई है। फिर जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, बी अग्नाशयी रस में, सी आंत्र रस में और डी जठर रस में। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी अग्नाशयी रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। फिर अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए हरित लवक, बी सूर्य का प्रकाश, सी CO2 तथा जल, इनमें से सभी। प्यारे बच्चों जो स्वपोषी पोषण होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया जाता है, इनमें सभी चाहिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। ऑप्शन ए पेप्टोन में, बी एमिनो अम्ल में, सी वसा अम्ल में, डी ग्लूकोज में। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेप्टोन में। अब फिर आते हैं अगला प्रश्न जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए पैरोटिड, बी है सब मैंडिबुलर, सी है ब्रूनर्स और डी है सब लिंगुअल। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रूनर्स नहीं पाया जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है। जो सांस छोड़ते हैं उनमें किस चीज़ का प्रतिशत ज़्यादा होता है। वास्तव में हम कहते हैं कि सांस, ऑप्शन ही पहले देख लीजिए, CO2, बी है O2 यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ओजोन। O3 का मतलब, O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस और O3 का मतलब ओजोन गैस होता है। लेकिन प्यारे बच्चों जो हम सांस छोड़ते हैं तो हम लोग कोई भी टीचर बोलता है या फिर कोई भी स्टूडेंट बोलता है कि जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता है कि जो हवा होता है, हवा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%, 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो हम सांस के रूप में, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि हम श्वसन नाक से नहीं करते हैं, फेफड़ा से करते हैं। नाक से तो पूरा हवा जाता है, फेफड़ा उसमें से ऑक्सीजन को छानता है, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो उनमें अन्य गैस भी मिली होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। ऑप्शन ए दहन, बी विघटन, सी परिवर्तन और डी है संश्लेषण। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विघटन होता है। खाद्य पदार्थ क्या होता है, विघटन होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है किस चीज़ में। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, कैरोटीन में, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों क्लोरोफिल तो मनुष्य में पाया ही नहीं जाता है, तो हमारे खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन और इसमें पाया जाता है श्वसन वर्णक। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ जाता है उसको कार्बेक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। ऑप्शन ए अपघटन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है किण्वन, डी है उत्सर्जन। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किण्वन। दही के जमने में किण्वन की प्रक्रिया सहायक होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, कीटों में प्रमुख अंग श्वसन अंग क्या है। तो जो कीट होते हैं उनका श्वसन अंग क्या है। ऑप्शन ए गिल्स। प्यारे बच्चों बी है फेफड़ा, सी है ट्रैकिया और डी है गिलकोश। प्यारे बच्चों जो गिल्स होता है वो मछली में पाया जाता है, फेफड़ा जो है मनुष्य जैसे जटिल जीवों में पाया जाता है, लेकिन जो कीट होते हैं वे ट्रैकिया उनमें पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जो कीट होते हैं कीड़े जैसे तेलचट्टा या कॉकरोच हो गया, पतिंगा हो गया, वो लोग ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ऑप्शन है ADP, बी है ATP, सी है NAD और डी है FAD। प्यारे बच्चों रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहन क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी ATP। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है उसको क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए वायवीय श्वसन, बी है वायवीय अवायवीय श्वसन, ऑप्शन ए है वायवीय श्वसन, सी है किण्वन और डी है कोशिकीय श्वसन। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसी को कहते हैं वायवीय श्वसन। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, ऑप्शन ए वसा को, बी है प्रोटीन को, सी ग्लूकोज को और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन सी ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ग्लूकोज से ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका द्रव में, सी कोशिका झिल्ली में, डी केंद्रक द्रव्य में। प्यारे बच्चों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में पूरी होती है अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया। तो एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। नाम से ही पता होना चाहिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। कौन फॉस्फेट, ट्राई माने 3 फॉस्फेट होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि रक्त क्या है, ऑप्शन ए उत्तक, बी है कोशिका, सी है पदार्थ और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 2021 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा भी है ना। पदार्थ तो खैर है ये है, लेकिन जब उत्तक दिया है तो यही सही होगा। फिर अगला प्रश्न है मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है, मृतजीवी किसको कह सकते हैं या कवक, ऑप्शन ए अमीबा, बी गोबर छत्ता, सी उड़हुल, डी अमरवेल। प्यारे बच्चों जो गोबर छत्ता होता है यह मृतजीवी का उदाहरण है, क्योंकि आप देखिएगा कि गोबर इत्यादि के जो जहाँ पर सड़ा गला चीज होता है वहीं पर गोबर छत्ता या कुकुर मुत्ता जमता है, उसी को बोलते हैं गोबर छत्ता, है ना। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब कि जो उत्सर्जी पदार्थ जो मूत्र होता है उनमें कौन सी चीज़ ज़्यादा होता है, अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल और डी है ग्वानिन। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सी यूरिक अम्ल होता है। फिर अगला प्रश्न है युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, ऑप्शन ए है परासरण, बी है विसरण, सी है अवशोषण, डी है रसारोहण। प्यारे बच्चों जो युगलीना होता है, अभी तो मैं बताया था कि युगलीना ऐसा जीव है, पौधा नहीं है लेकिन फिर भी उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो परिवहन हेतु कौन सी प्रक्रिया उसमें उत्तरदायी होती है, प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा बी विसरण द्वारा वह परिवहन करता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है, यानी पौधा में जल का संवहन कौन उत्तक करता है, ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी चांदली नलिकाएं, डी है मूलरोम। जाइलम जल का परिवहन करता है। प्यारे बच्चों ए बिल्कुल सही जवाब है। फिर है प्रश्न की फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सीरम, बी है लिम्फ, डी है वर्ज्य पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ए सीरम कहते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, रक्त को में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, रक्त में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव है, ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी बिंबाणु और डी लसिका। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ए प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त में प्लाज्मा होता है वह हल्का पीले रंग का और चिपचिपा द्रव्य होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न में कि फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती है। हृदय में 4 वेश्म माने कोष्ठ होते हैं, तो फुफ्फुस जो शिरा होती है जिसमें CO2 वाला ब्लड आता है, तो वह जो है किस में अशुद्ध रक्त आता है और किस कोष्ठ में खुलता है। ऑप्शन ए है बायां आलिंद, बी है दायां निलय और सी है दायां आलिंद और डी है बायां निलय। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ए बायां आलिंद में खुलती है। फिर अगला प्रश्न है कौन सी रक्त कणिका का मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट, बी है एरिथ्रोसाइट और सी है रक्त पट्टिकाणु, डी है थ्रोमोसाइट्स। तो कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए ल्यूकोसाइट।
यह जो है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है और यह जो है WBC यानी श्वेत रक्त कणों को कहते हैं। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में, ब्लड प्रेशर नापने में किस जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए है बैरोमीटर, बी है मैनोमीटर, सी है स्फाइग्नोमैनोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्फाइग्नोमैनोमीटर। यही यंत्र है जिससे रक्तदाब मापा जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, जो रक्त नलिका, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धमनी, बी सीरा, सी यालिन, डी निलय। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा धमनी। धमनी क्या करती है? तो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और सीरा क्या होती है? अशुद्ध रक्त का को जो है वापस हृदय तक लाती है। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं। तो WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तक द्रव, बी है लसिका और सी है लिम्फ और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तक कोशिकाओं के बीच में जो WBC सहित रक्त प्लाज्मा होती है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको ऑप्शन डी इनमें से सभी कहते हैं, यानी कि उत्तक द्रव कहते हैं, लसिका कहते हैं या फिर लिम्फ कहते हैं, सब एक ही नाम है। फिर अगला प्रश्न है कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको प्यारे बच्चों सड़े गले, ऑप्शन क्या है? परजीवी, बी है मृत्यजीवी, सी है स्वपोषी, डी इनमें परपोषी। प्यारे बच्चों उनको कहते हैं मृत्यजीवी, जो सड़े गले चीज़ों पर जो आश्रित रहते हैं, जैसे कि गोबर छत्ता हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया या फिर उस कवक हो गया, तो इसको कहते हैं मृत्यजीवी। जो कवक होते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, ADP के अणुओं से ATP के अणुओं का बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन, बी है क्नोन, सी है पावर हाउस फॉर्मेशन, डी कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 0.3%। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी है 0.003%, ऑप्शन डी है 0.21%। प्यारे बच्चों बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी 0.003%। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि वायुमंडल में कि CO2 कितना प्रतिशत, अभी तो बताया 0.03%, वहीं सेम प्रश्न है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि दोनों फेफड़ा को मिलाकर कितने कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 600। हमारे दोनों फेफड़ा में जो कोशिकाएं होती है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी है 700, ऑप्शन सी है 800, ऑप्शन डी है 900। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 700 कोशिकाएं लगभग पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी नली से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए निगल द्वार, बी कंठ द्वार, सी मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, किण्वन के फलस्वरूप कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है? ऑप्शन ए 25 किलो कैलोरी, 30 है, बी नंबर में है 30 किलो कैलोरी, सी में है 35 किलो कैलोरी और डी है 125 किलो कैलोरी। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 25 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा का बहिष्करण होता है। टाइलिन परिवर्तित करता अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए है वसा को वसा अम्ल में, बी है मंड को शर्करा में, सी है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, डी है प्रोटीन को पेप्टोन में। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए है मोनोसिस्टिस, बी है म्यूकर, सी है अमीबा और डी है हरा पौधा। प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोनोसिस्टिस। ये मोनोसिस्टिस एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो केंचुआ जो होता है ना उसके शुक्राशय में पाया जाता है, तो उसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आते हैं कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी है
डायोटिप्सिन, सी है इरेप्सिन और डी है पेप्सिन। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब डी होगा, पेप्सिन। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है? मतलब ये चारों में से कौन मनुष्य में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी माल्टेज, सी लैक्टेज और डी सुक्रोज। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेल्यूलेज, जो है पशुओं में पाया जाता है, जो घास पर आश्रित रहते हैं, जिससे सेल्यूलोज का पाचन होता है, जो घास में ही पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पर। प्रत्येक वृक्क को कहाँ से रक्त प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, महाधमनी, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वृक्क धमनी से रक्त प्राप्त होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, बी श्वसन, सी परासरण और डी प्रकाश संश्लेषण। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। वह जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण में जल ले लिया पौधा, प्रकाश ले लिया, अन्य कच्ची सामग्री ले लिया, तो बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है जल, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है CO2। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है ग्लूकोज, डी है सुक्रोज। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ऑप्शन ए संश्लेषण होता है, बी दहन होता है, सी विघटन होता है, डी परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, विघटन होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। पौधों में गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा किए जाते हैं? ए है जड़, बी है रंध्र, सी है तना, डी है टहनी। प्यारे बच्चों रंध्र जो होते हैं उसी से गैसों के आदान प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। पानी एवं गलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ए है जाइलम नलिकाओं द्वारा, बी है फ्लोएम द्वारा, सी है मृदुतक द्वारा, डी है दृढ़ोदक द्वारा। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी स्टार्च और डी प्रोटीन। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुक्रोज। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो भोजन जो है, आपको मैं हिंस दे रहा हूँ, जो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है केवल नीचे से ऊपर की दिशा में होता है। जड़ जो है पौधा जड़ से जो है पानी को अवशोषित करता है और वह सीधे उसका परिवहन ऊपर की ओर जाते 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 बचा हुआ जल जो होता है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन कारण निकल जाता है। लेकिन जो भोजन है वह उसका परिवहन किस दिशा में होता है? ऊपर होता है। ऑप्शन ए क्या केवल नीचे की ओर होता है, बी है केवल ऊपर की ओर, या फिर सी है ऊपर नीचे दोनों ओर, डी में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? ऑप्शन ए कार्टेक्स, बी फ्लोएम, सी जाइलम और डी मूलरम। प्यारे बच्चों सी बिल्कुल सही जवाब है, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। फिर आगे है प्रश्न, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाते हैं? ए धमनी, बी शिरा, सी अलिंद, डी निलय। प्यारे बच्चों सही जवाब होगा धमनियां। जो धमनी होती है वह क्या करती है? तो वह विभिन्न भागों में रक्त को ले जाती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। हृदय के विषमों का शिथिलन क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन पहले देख लीजिए, सिस्टोल, डायस्टोल, ऑप्शन सी हृदय संकुंचन, डी है तालबद्ध संकुंचन। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए श्वसन, बी है पोषण, सी है जनन, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें से मतलब कि सजीव में जो जैव प्रक्रम पाया जाता है इसमें से सभी पाया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन ही गलत है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये बिल्कुल ही गलत है। आपको मैं बता दूं कैसे, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। तो सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है और जनन भी होता है। ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, जबकि होना चाहिए सभी। क्या होना चाहिए? सभी। तो ये क्वेश्चन गलत है, आप लोग इसको नोटिस कीजिएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? प्यारे बच्चों इसको मैं बता चुका हूँ कि 0.03% है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है ये भी मैं बता दे चुका हूँ कि जठर रस जो होता है और HCl अम्ल ये कहाँ मिलता है? तो आमाशय में ये मिलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। पित्त रस का रंग क्या होता है? प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है, पित्त रस का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए पीला, बी है सफ़ेद, सी है हरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पित्त रस का रंग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो पित्त रस का रंग होता है हरा होता है ना। तो अगला प्रश्न है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, बी अग्नाशयी रस में, सी है आंत्र रस में, डी है जठर रस में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अग्नाशयी रस में। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, कूटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, इसी से वो भोजन को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, लसिका का रंग क्या होता है? लसिका का रंग क्या होता है या फिर लिम्फ का? तो ऑप्शन ए हरा, बी लाल, सी हल्का नीला और डी हल्का पीला। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हल्का पीला रंग का होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? कई बार ये प्रश्न में पूछ चुका, विघटन होता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर है अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? ये भी प्रश्न में पूछा था, तो कोशिका द्रव में होती है। इसका भी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? प्यारे बच्चों ट्रैकिया है। ये भी मैं अभी इसी प्रश्न में इसी सेशन में मैं पूछ चुका हूँ। तो ये तीनों जो है पूछा गया प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जितना परीक्षा में प्रश्न हो सकता है, आ सकता है, या फिर इस चैप्टर से जितना प्रश्न पूछा जा सकता है मैंने बता दिया। फिर भी जो है आप लोग नोटिस कीजिए कि पौधे में श्वसन क्रिया का अंतर्गत ATP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ये भी मैं पहले आया है प्रश्न, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। फिर अगला है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन सी कोशिका द्रव में संपन्न होती है, ये भी सही जवाब है। फिर अगला है ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो मैं बताया था एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट 3 होती है, तो इसका भी सही जवाब होगा सी। और फिर है कि मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना है? ये भी प्रश्न आ चुका है 120। और फिर रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों अब देखिए कोई भी प्रश्न आएगा आप लोग बना दीजिएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी इसी से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। फिर अब आते हैं अगले प्रश्न पर, अस्थि क्या है? अस्थि क्या है प्यारे बच्चों? ए कोशिका, बी उत्तक, सी पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अस्थि और उपास्थि ये भी उत्तक के ही प्रकार है, फिर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर लेकिन बहुत ही VVI प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन, मछली किससे सांस लेती है? प्यारे बच्चों ऑप्शन ए ट्रैकिया, बी फेफड़ा, सी गिल्स, डी नाक। तो प्यारे बच्चों गिल्स गलफड़ा से सांस लेती है मछलियाँ। मत्स्य इसको कहते हैं। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? प्रश्न पूछा जा चुका है, पत्तियों में पाया जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है, लसिका का रंग क्या होता है? प्यारे बच्चों
लसिका का रंग क्या होता है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो यह लंबा वीडियो था, लेकिन अभी तक जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि इतना देर तक आप अपने ज्ञान के बढ़ने के या फिर बोर्ड में नंबर लाने हेतु इतना देर रुक गए। और आप इसलिए भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आजकल बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, माता पिता से मोबाइल लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वे देखने लगते हैं रील्स, जिससे उनका भविष्य और ज़्यादा चौपट हो जाता है। तो यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आपको बताऊं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए रात को वीडियो शूट मैं किया हूँ बड़ा ही मुश्किल से, तो इस मेहनत के लिए तो लाइक बनता ही है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय